दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34 पर। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो एक दिन बहुत खूबसूरत लगेगी। आप लोग निरंतर प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के जीएस प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन ए पी सितार मैया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी लाला लाजपत राय। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। दोस्तों सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने और असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया था। दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है। हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि हमारी जो नई व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेंगी। ठीक है, आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उपस्थित करना। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। कब शुरू हुआ? 1920 को शुरू हुआ। और किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में? लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वीर निर्वाण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव संप्रदाय, डी आजीविका। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जैन धर्म। वीर निर्वाण जैन धर्म से संबंधित है। वीर निर्वाण संवत युग का प्रारंभ 15 अक्टूबर 527 ईसा पूर्व को जैन धर्म 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु पर हुआ। ठीक है, किसकी मृत्यु पर हुआ? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? ऑप्शन ए कोल्डिहवा, बी चिरांद, सी गुफरकाल, डी लिंगसुपुर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लिंगसुपुर। लिंगसुपुर भारत में नवपाषाणकालिक स्थल को सबसे पहले सूचित किया गया। इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। दोस्तों सबसे पहले 1860 में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रसरण उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। इसके बाद 1872 में फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ? ऑप्शन ए 7 अगस्त 1942, बी 8 अगस्त 1942, सी 9 अगस्त 1942, डी 10 अगस्त 1942। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया
और इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में जो ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिट्टन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड बेंटिक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। दोस्तों लॉर्ड बेंटिक, जिन्हें विलियम बेंटिक के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल पद पर सुशोभित करने का उन्हें गौरव प्राप्त है। उन्होंने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से संधि की थी, जिसके द्वारा अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध के मार्ग से व्यापार को बढ़ावा देना स्वीकार किया था। विलियम बेंटिक के भारतीय समाज में किए गए सुधार आज भी प्रसिद्ध हैं। सती प्रथा को समाप्त करने का उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अपने शासनकाल के अंतिम समय में वो बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे, ये भी याद रखेंगे। विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए ब्लामफील्ड फुलर, बी चार्ल्स ग्रांट, सी चार्ल्स नेपियर, डी मेडकॉफ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्लामफील्ड फुलर। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का पहला गवर्नर जो बना था वो ब्लामफील्ड फुलर था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका विभाजन किया गया था। विभाजन के संबंध में कर्जन ने ये तर्क दिया था कि तत्कालीन बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, काफ़ी विस्तृत हैं और अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका प्रशासन नहीं चला सकता है। इसके लिए पूर्वी बंगाल के ज़िलों की उपेक्षा होती है जहां मुसलमान अधिक संख्या में है, इसलिए उत्तरी और पूर्वी बंगाल के राजशाही ढाका और चटगांव डिवीज़न को आने वाले 15 ज़िलों को असम में मिला दिया और पूर्वी बंगाल और असम से एक नया प्रांत बना दिया, उसे बंगाल से अलग कर दिया, तो उसी को बंगाल विभाजन कहते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए काबुल, बी दिल्ली, सी आगरा, डी लाहौर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में मृत्यु हुई थी। उसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेर शाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई काबुल लेकर गई, जहां उसे एक उद्यान में दफनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, करेबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सेब की कृषि के लिए, बी केले की कृषि के लिए, सी अंगूर की कृषि के लिए, डी केसर की कृषि के लिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, करेबा अच्छी तरह जाने जाते हैं केसर की कृषि के लिए। करेबा कश्मीर घाटी के झील निक्षेप हैं। इसमें हिमानी के मोटे निक्षेप हैं। निक्षेप और हिमोड़ के अंदर और पदार्थ भी पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के पाशर्बों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेपों को करेबा नाम से जानते हैं। ठीक है, मध्य और महान हिमालय के बीच 2 खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य फैली है। इसका क्षेत्रफल 4900 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
और कश्मीर घाटी के करेवा निक्षेप केसर उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। ऑप्शन एक है पृथ्वी का घूर्णन, दो है पृथ्वी का परिक्रमण, तीन पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, चार सूर्य का घूर्णन। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन है इसमें दोस्तों? एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और तीन, एक और दो, डी एक दो और चार। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है दो और तीन। दो और तीन कौन कौन है दोस्तों? एक तो पृथ्वी का परिक्रमण, दूसरा पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। ये उत्तरदायी कारक हैं मौसम परिवर्तन के लिए। पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। जून के महीने में जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो सूर्य की किरणें लंबवत यानी लंबी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम। 6 महीने के बाद दिसंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दिसंबर के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की सतह पर मौसम में परिवर्तन के लिए दो कारक जिम्मेदार हैं, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव। ठीक है, पृथ्वी का झुकाव ये कितना है? 23.5 डिग्री, 1/2। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकाव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? ऑप्शन ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे इसमें। ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार देश में शुद्ध बोए गए के क्षेत्र के अनुसार 46% क्षेत्र पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, फिर पंजाब तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर्क रेखा। कर्क रेखा पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। दोस्तों, अब तक सबसे ज़्यादा गर्म स्थान अल्जीरिया था, लेकिन नवीनतम आंकड़ों या नए आंकड़ों के तहत डेथ वैली न्यू कैलिफोर्निया में ये दर्ज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता? इसमें बांध है और इसमें क्या है? अक्सम्बो घाना, हुम्बूर बाथ यूएसए, कुरोबे गावा बांध जापान, बार्रे गेम्बा दक्षिण अफ्रीका। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कौन सा बांध इसमें मेल नहीं खाता है? तो इसमें डी करेक्ट आंसर है। हूबर बांध, कंक्रीट से बने बांध की ऊंचाई। ठीक है,
ये आपका कैलरोडो नदी पर स्थापित है, ठीक है, ये करेक्ट है। और कुरेबे गांव बांध, ये कुरेबे गांव बांध जापान में है, ठीक है, होंशु द्वीप पर स्थापित है। अकोनसंबो बांध, ये अक्सम्बो, इसको अकोनसंबो भी कहते हैं, ये घाना की बेल्ट नदी पर निर्मित है। इस बांध की ऊंचाई 141 है। बारेनगेम्बा बांध ऑस्ट्रेलिया में है, ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका नहीं है। बाकी ये तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए क्रेटर, बी कॉल्डेरा, सी अर्ग, डी प्यूमिस। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अर्ग। दोस्तों क्रेटर ये एक ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाली कीपाकार, कीपनुमा, गर्तनुमा आकृति है, इमेज है, ठीक है। इसमें जल भराव हो जाए तो क्रेटर का निर्माण होता है। और ये कालडेरा, कालडेरा क्रेटर का विस्तृत रूप है जिसमें मुंह का आकार अधिक चौड़ा हो जाता है। प्यूमिस, प्यूमिस ये क्या है, ये ज्वालामुखी से संबंधित है जो एक प्रकार का जला हुआ पत्थर होता है। अर्ग का संबंध ज्वालामुखी से नहीं है, इसका संबंध ज्वालामुखी से नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग। ऑप्शन ए 26.5 दिन, बी 27.5 दिन, सी 28.5 दिन, डी 29.5 दिन। दो पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल कितना होता है दोस्तों? दो पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल होता है 29.5 दिन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चंद्रमा की कला की घट बढ़ जाने, दो पक्षों का जो एक मास होता है वही चंद्रमास कहलाता है। चंद्रमास की तिथि घट बढ़ के अनुसार 29, 30, 28, 27 दिनों का भी होता है। कुल मिलाकर ये चंद्रमास 355 दिनों का होता है, बस 355 दिनों का क्या होता है, चंद्रमास। दो पूर्णिमाओं के अंतराल कितना होता है, 29.5 दिन, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें एक कथन है जो सत्य नहीं है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्लेशियर एक बहाने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है, बी घाटी ग्लेशियर और महाद्वीप ग्लेशियर दो मुख्य प्रकार की हिमनदी है, सी हिमयुग भूमि के समस्थितिक समायोजन को प्रभावित करती है, डी हिमनदी अपक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक कथन सत्य नहीं है, इसमें सत्य नहीं है ऑप्शन ए ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है, ठीक है, ये गलत है। गतिशील हिम राशि ही हिमनद, हिमानी या ग्लेशियर कही जाती है, क्योंकि बर्फ की बंद जो है प्रणाली नहीं है, ग्लेशियर बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली ये नहीं होती है। इसमें लिखा है कि बंद प्रणाली है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। ग्लेशियर बर्फ की नदी है, परंतु इसकी गति बहुत कम होती है। जहाँ पर हिम क्षेत्र से हिमनद उद्भूत होता है उसका उद्गम स्थान कहलाता है, ठीक है। हिमनद उद्भव स्थान पर चौड़ी और अग्रभाग में अंतिम स्थान पर अपेक्षाकृत सक्रिय होती है, ठीक है। हिमनद कितने, तीन तरह के होते हैं, महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीय या घाटी हिमनद, पदीय हिमनद, ठीक है। तो इसमें ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं कि घाटी ग्लेशियर और महाद्वीप ग्लेशियर दो मुख्य प्रकार की हिमनदी हैं, ये भी सही है। हिम युग भूमि के समस्थितिक समायोजन से प्रभावित करती है। हिम नदी अपक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है, ये तीनों सही हैं। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भी एक कथन है जो सत्य नहीं है, देख लेते हैं कौन सा कथन है वो। ऑप्शन ए डर्बडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं, बी डर्बडिटी धाराएं अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं, सी डर्बडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है, डी डर्बडाइट सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदरी परतें हैं।
इसमें करेक्ट आंसर है, इसमें एक कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? ऑप्शन सी, डर्बडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडी है, ब्रह्मांडी है, ये गलत है। डर्बिटी धाराएं जल के अंदर तेज गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं। इनकी गति तेज होने की वजह से समुद्र गहरे खड्डों में या गड्ढों में निर्माण हो जाता है उसका। इनकी आकृति लहरदार या चट्टानों पर निर्मित आकृति खुरदरी होती है। ठीक है, इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन ये कथन गलत है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सी कथन सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य हैं। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पॉल सीबरी, बी फ्रेडरिक एन सुमैम, सी फ्लोरेस इलियट, डी खुश्चे। द कोल्ड वार इसके लेखक कौन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेडरिक एल सुमैन। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक फ्रेडरिक एन सुमैन हैं। इसमें दोस्तों शीत युद्ध के विषय में बात की गई है। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बगैर हथियार के लड़ा गया एक युद्ध था, जिसमें दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने को ताकतवर या शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए, या दोनों ने अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो द कोल्ड वार इसमें फ्रेडरिक एन सुमैन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? ऑप्शन ए नीति निर्माण, बी कार्यकारी निर्देश, सी कोष नियंत्रण, डी भर्ती। चयन की प्रक्रिया पहला आवश्यक कदम कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भर्ती। भर्ती चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम है। किसी तरह के चयन में, सिलेक्शन में पहली सीढ़ी भर्ती को माना जाता है। किसी भी देश की भर्ती प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव या भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, बी संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, सी फ्रांस एकात्मक सरकार, डी कनाडा एकात्मक सरकार। इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार सही सुमेलित है, बी संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार ये भी सही सुमेलित है, फ्रांस एकात्मक सरकार ये भी सही सुमेलित है, डी कनाडा ये गलत है, एकात्मक सरकार कनाडा में नहीं है। कनाडा में एकात्मक सरकार का गठन नहीं है। कनाडा के संघीय सरकार में केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। संघीय सरकार का गठन किया गया है। यहाँ क्या है? संघीय सरकार है, एकात्मक नहीं है। ठीक है, ये संघीय सरकार है, बल्कि संघीय सरकार का यहाँ गठन हुआ है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में भी संघीय सरकार का गठन होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय सरकार का गठन होता है, फ्रांस में एकात्मक सरकार का गठन, ये फ्रांस है, यहाँ क्या है? यहाँ एकात्मक सरकार है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कनाडा में संघीय सरकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए रूसो, बी लास्की, सी ग्रीन, डी स्पेंसर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रूसो। जैकोबिनवाद और ब्लात्कीवाद के पिता के नाम से प्रसिद्ध रूसो ने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हमने खुद बनाया है, अपने लिए बनाते हैं, स्वतंत्रता है। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो के विचारों का बहुत ज़्यादा असर हुआ था। रूसो के साहित्यिक योगदान से फ्रांसीसी क्रांति का होना संभव हुआ था। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कभी पूछता है कि
सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? तो रूसो की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ऑप्शन ए शुक्र नीति, बी अर्थशास्त्र, सी मनुस्मृति, डी धर्मशास्त्र। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को समझा जाता है। दोस्तों कौटिल्य की रचना का नाम अर्थशास्त्र है। ये राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। दोस्तों कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मगध में मौर्य शासन की स्थापना भी की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 21। इसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये रट लेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। शुरुआत में 7 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब इसे 300A में जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार से हटकर अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, तो इसलिए अब 6 स्वतंत्रताएं हैं, वो अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में कौन सा केरल के तटवर्ती जिला है? ऑप्शन ए पालघाट, बी वायनाड, सी कोल्लम, डी इडुक्की। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इडुक्की केरल का तटवर्ती ज़िला है। केरल के ज़िलों में इडुक्की ज़िला केरल का सबसे तटवर्ती, केरल के सभी ज़िलों को 75 तालुकों में बांटा गया है और केरल का तटवर्ती ज़िला पूछ ले तो इडुक्की तटवर्ती ज़िला है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है? ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाकाव्यों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का अभिप्राय महाकाव्यों का अध्ययन है। ये एक दस्तावेज है जो व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन लंबे काल में एकत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? पुरालेख विद्या। महाकाव्यों का अध्ययन किया जाता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्रह्मी, डी ख्रोष्ठी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो संस्कृत थी। ये विश्व में सबसे पुरानी भाषा में से एक है। संस्कृत में हिंदू धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा जो है भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भी है। उत्तराखंड की राजभाषा संस्कृत है। ठीक है, कई चीज़ें हैं इसमें याद रखेंगे। उत्तराखंड की राजभाषा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत में हिंदू धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए भाषा कौन सी प्रयुक्त होती थी? संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातु कर्म विशेषण और उनके मिलने की परिस्थितियां शामिल हैं उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरालेख, बी मुद्रा शास्त्र, सी पुरातत्व, डी इतिहास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह और उसके अध्ययन का विज्ञान है। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृत को जानने का सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम है। दोस्तों मुद्राओं की धातु, शिल्प और प्रतीकों के जरिए से उनका काल और मूल्य निर्धारण किया जाता है।
उनके सूक्ष्म अध्ययन से उस समय के समाज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था को जाना जा सकता है। सिक्कों के ज़रिए ही इसमें जो है कई बातों को आज के वर्तमान समय में जान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण काल में क्या उपयोग में लाए जाते थे? ऑप्शन ए पत्थर से बने अस्त्र, बी पत्थर से बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसमें करेक्ट आंसर है सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। महापाषाण ऐसे बड़े पत्थर या शिला को कहते हैं जो स्तंभ, स्मारक के निर्माण के लिए हों और उसके एक दूसरे में फंसने वाले हिस्से भी बनते हैं। ठीक है, महापाषाण काल में उपयोग के लिए लाए जाते थे, क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में, डी मौर्यों के काल में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। कब प्रकट हुए थे? ये हुए थे बौद्ध के काल में। धातु से बने पहले सिक्के मतलब इसको कहते हैं एज ऑफ बुद्धा के समय में ये मिला, जो गौतम बुद्ध के समय में बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। कालीबंगन दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक प्राचीन स्थल है। ये एक छोटा नगर है, यहाँ एक दुर्ग मिला है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, हड़प्पा सभ्यता, बी पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, हड़प्पा सभ्यता, सी पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, हड़प्पा सभ्यता, डी हड़प्पा सभ्यता, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। इसमें पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। इसमें कौन सा क्रमबद्ध सही है? ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, पुरापाषाण काल दोस्तों यूनानी भाषा में प्राचीन और स्पेजीवे पाषाण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन्हीं शब्दों के आधार पर पाषाण काल शब्द बना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्रमबद्ध है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का रूप, बी धन रखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का बैंक, सी बाजार जहां सामान की अदला बदली की जा सकती थी, डी विनिमय पत्र। ठीक है, हुंडी किसको कहते हैं दोस्तों? याद कर लेंगे, हुंडी का आपने नाम सुना होगा कभी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विनिमय पत्र। हुंडी एक विनिमय पत्र होता है। 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का प्रयोग किया जाता था। हुंडी का मतलब या अर्थ होता है विनिमय पत्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनबी, सी बख्तियार खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। भारत में सबसे पहले पुराना शहर कौन सा खोजा गया था? ऑप्शन ए हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा शहर भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। 1921 दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी इसकी क्या की थी? खुदाई की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा एक कथन है जो सत्य नहीं है? ऑप्शन ए कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी, बी गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे, सी जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे, डी रैयत गांव में राजस्व माग जमा को बांटते थे। इसमें दोस्तों डी जो है करेक्ट आंसर है। रैयत गांव में राजस्व माग को बांटते थे, ये कथन सत्य नहीं है, ये कथन गलत है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन सत्य नहीं है, डी सही है। रैयत बाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में हर एक पंजीकृत जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार कर लिया गया। वही राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। उसके पास भूमि को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। इस व्यवस्था में रैयत गांव में राजस्व माग जमा को बांटते थे। ठीक है, ये गलत है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी राज्य की राजधानी के महापौर को। भारत में राज्य का पहला नागरिक, ऑप्शन बी राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति करता है। और भारत का पहला नागरिक कौन होता है? प्रथम राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, राज्य का उपराज्यपाल होता है। ठीक है, ये उपराज्यपाल राज्य का है और भारत का प्रथम राष्ट्रपति नागरिक होता है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, बी फ्यूजियामा, सी किलायू, डी वेसुवियस। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी किलायू। दोस्तों संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू है। इसको याद रखेंगे, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू। किलायू कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ऑप्शन ए कॉस्मिक किरणों को, बी इंफ्रारेड किरणों को, सी अल्ट्रावायलेट किरणों को, डी सभी विकिरणों को। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणों को। अल्ट्रावायलेट किरणों को। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। इसका काम होता है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करना, जिसमें वो पृथ्वी पर ना जा सकें। ये अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रा वायलेट किरणों को, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान का स्थान दूसरा है। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग का प्रयोग कहाँ पर हुआ। ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्वों में, बी मौलिक अधिकार, सी नागरिकता, डी संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों हम भारत के लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। हम भारत के लोग का प्रयोग भारत के संविधान में संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, कब अपनाया गया था प्रस्तावना को, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अपनाया गया था। और हम भारत के लोग भारत की संविधान की प्रस्तावना में इसका प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद में, बी फतेहपुर सीकरी में, सी औरंगाबाद में, डी बीजापुर में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इस मकबरे का निर्माण औरंगज़ेब ने अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी की याद में करवाया था। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल या काला ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी शनि। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ये सबसे पहले सबसे अधिक चमकीला और गर्म है। इसे पृथ्वी का भागिनी या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर्ता, बी कर्म, सी क्रिया, डी धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका क्षेत्रफल में एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका से निकलती हैं, गुजरती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आकार में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है।
और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, ठीक है। एशिया फर्स्ट नंबर पर है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन ए 21 जून, बी 23 सितंबर, सी 22 दिसंबर, डी 21 मार्च। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पृथ्वी की क्या है, दक्षिणतम रेखा है। ये पृथ्वी की सबसे दक्षिणी रेखा है मकर रेखा। इस पे 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। इस पे बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की मकर रेखा पर। कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? दोस्तों ये दोनों प्रश्न रिपीट हो गए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया सही है, सबसे छोटा महाद्वीप। और किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 22 दिसंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है, शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आग्नेय शैल, बी अवसादी शैल, सी कायांतरित शैल, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अवसादी शैल। अवसादी शैल चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें वनस्पति और जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह एसक, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जीवाश्म पाए जाते हैं किस शैल में? अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जलधारा से, ठंडी या गर्म जलधारा से एक प्रश्न ज़रूर आता है जीएस में। इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे। इनमें से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, बी क्यूरोशियो धारा, सी लेब्राडोर धारा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी लेब्राडोर धारा। ये गर्म जलधारा नहीं है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसमें गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये क्या है? लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। इनमें पूछ रहा है कौन सा गर्म जलधारा नहीं है, तो लेब्राडोर गर्म जलधारा नहीं है। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूरोशियो धारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की दो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन ए नर्मदा और तापी, बी नर्मदा और गोदावरी, सी गोदावरी और तापी, डी नर्मदा और कृष्णा। कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? ऑप्शन ए नर्मदा और तापी दो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी की नदियां हैं। ये पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है, जबकि ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ी से, सतपुड़ पर्वत से या सतपुड़ा पर्वत के मुल्ताई पर्वत चोटी से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिर जाती हैं, नर्मदा तापी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग संचरण में मदद करती है? ऑप्शन ए मध्यमंडल, बी बाह्यमंडल, सी बहिर्मंडल, डी समताप मंडल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाह्यमंडल। बाह्यमंडल 640 किलोमीटर ऊपर के भाग को बाह्यमंडल कहते हैं। एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। ये मंडल रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, ठीक है।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला उदाहरण है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत तंत्र का, बी भरशोत्थ पर्वत तंत्र का, सी वलित पर्वत तंत्र का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी वलित पर्वत तंत्र का। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये एक प्रकार से वलित पर्वत है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये याद रखेंगे। ठीक है, गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है और ये प्राचीन, सबसे प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में लड़की की शादी के समय वैध न्यूनतम उम्र है। ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में लड़की की शादी का समय 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, लड़के की आयु सीमा कितनी? 21 वर्ष है, लड़की की 18 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, बी चित्तरंजन दास, सी ए ओ ह्यूम, डी एनी बेसेंट। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय नेता, राजनीतिक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे चित्तरंजन दास। ठीक है, देश बंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी दुर्खीम, सी एडम स्मिथ, डी मार्शल। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को जाना जाता है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन उनकी प्रसिद्ध कृति है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन उनकी क्या है? उनकी कृति है। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी कृति है, अर्थशास्त्र के जनक इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1951, बी 1970, सी 1975, डी 1965। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों शुरू हुआ था 1970 में। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए सन 2000, 2002, 2004, 2005। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी सन 2000 में। 100% ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले गाँव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई। ये पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर वाई पी रेड्डी, सी डॉक्टर सी रंगराजन, डी डॉक्टर डी सुब्बा राव, डी शक्तिकांत दास। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है वर्तमान में शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास 1980 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं। ये वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया। ऑप्शन ए
अलबरूनी, बी इब्न बतूता, सी बर्नी, डी वर्नियर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इब्न बतूता। इब्न बतूता जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया वो एक विदेशी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, ये मोरक्को का निवासी था, इसको दिल्ली का काजी बनाया था। उसने अपने इसे राजदूत बनाकर राजनीतिक संबंधों के लिए चीन भी भेजा था। रेहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इब्न बतूता की पुस्तक या रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता के द्वारा। और इब्न बतूता को दिल्ली में काजी बनाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेज़ों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए नैनीताल, बी मसूरी, सी शिमला, डी दार्जिलिंग। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मसूरी। मसूरी उत्तराखंड का एक पर्वतीय नगर है। मसूरी की खोज 1825 में कैप्टन यंग ने की थी। इसके बाद 1832 में कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ अपना घर बनवाया और हिल स्टेशन अंग्रेज़ों द्वारा सबसे पहले मसूरी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम विकास पर पहुंची? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां के काल में शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम विकास पर पहुंची। उसने आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, इन सब इमारतों का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी रावी, सी झेलम, डी सतलज। ये रावी है, रावी नदी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रावी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मांटगोमरी जिले में स्थित रावी नदी के बाएं तट पर एक ये स्थल जो है स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लोकसभा की संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 10%, 20%, 15%, 25%। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 15%। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये कानून बनाया गया कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सदस्यों के 15% सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 या इससे कम है वहां अधिकतम 12 होगी। ठीक है, 12%। यहाँ कितना है? 15% है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी मार्शल, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एडम स्मिथ। अभी पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एडम स्मिथ की पुस्तक के बारे में भी हमने बताया था। वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये इन्हें जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता था। पिछला क्वेश्चन यही था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है? ऑप्शन ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों शामिल हैं, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी वाशिंगटन में, डी रोम में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाशिंगटन में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। ये अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देती है। इस संस्था का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है श्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, बी 8 दिसंबर, सी 22 अगस्त, डी 1 मई। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 मई। श्रम दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 155 में है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, बी सांसद, सी सांसद व विधायक, डी सीधे जनता द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करते हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है। जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ दिलाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने की योजना बनाई थी? ऑप्शन ए आगरा, बी उज्जैन, सी दौलताबाद, डी मांडू। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की योजना बनाई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था। इसका मूल नाम जूना खां था। ये अपनी राजधानी 1326 से 27 ईस्वी में दिल्ली से दक्षिण भारत में दौलताबाद देवगिरी ले गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों के लिए भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 84, बी 47, सी 74, डी 48। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 84। अनुसूचित जातियों के लिए भारत में 84 संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं। दोस्तों लोकसभा में कुल 131 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 84 हैं, SC के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 47 सीटें हैं। ये ST है, इसके लिए 47 सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित की गई हैं। ये दोनों याद रखेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। ये लोकसभा में एक टोटल 131 सीटें आरक्षित हैं जो SC और ST दोनों के लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जो लोग नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।